ओके, तो प्राक ऐश्वर्या का क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम पूछा है ऐश्वर्या ने। तो न्यूरल सिस्टम हमने कहा, न्यूरल सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है, बॉडी के जो सभी एक्शंस है उनको न्यूरॉन्स की हेल्प से सिग्नल प्रोवाइड करता है, और ये ओनली एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट्स में सिस्टम नहीं मिलते। अब एनिमल्स में भी दो तरह के एनिमल्स होते हैं, लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स मतलब हमने जो 10 फाइला पढ़े हैं एनिमल्स के, फाइलम ओरिफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, हमने लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में ही जो चल रहा है हमारा, उसमें हमने बायोडायवर्सिटी पढ़ते समय एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में 11 फाइला होते हैं। 11 फाइला में से 10 फाइला नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, पोरीफेरा से लेकर तो हेमिकॉर्डेटा तक। ओके, और 11th वाला फाइलम होता है कॉर्डेटा। ओके, फाइलम कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के मेंबर्स को हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। ओके, तो नॉन कॉर्डेट्स में जो स्टार्टिंग वाले होते हैं जैसे हाइड्रा, ओके, सिलेंट्रेट्स मतलब, उनमें नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, उनमें न्यूरॉन्स बनना स्टार्ट होते हैं, फिर आगे जाकर के गैंग्लिया बनाएंगे। तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड लाइक मेंबर्स में हमको मेनी पेयर्ड गैंग्लिया मिलते हैं। गैंग्लिया का मतलब होता है मास ऑफ न्यूरॉन्स, सिंगल को गैंग्लियन बोलते हैं और प्लूरल टर्म है गैंग्लिया। A mass of neurons is termed as ganglion, and अगर so many masses present है वहां पर तो उसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। ओके, तो आर्थ्रोपोड में जैसे इंसेक्ट हम पढ़ते हैं कॉकरोच वगैरह में, तो उसमें हमको पेयर्ड गैंग्लिया मिलेंगे, पेयर में प्रेजेंट है गैंग्लिया, मेनी प्रेजेंट है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है। तो ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फिर, तो जो नॉन कोऑर्डिनेट है इनमें अगर गैंग्लिया और इनसे रिलेटेड सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, ओके, नर्व कॉर्ड के साथ, वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। इनमें वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड मिलती है, और उससे इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम कहलाता है। ओके, वेंट्रली लोकेटेड है, वेंट्रल मतलब जिधर की तरफ से माउथ की ओपनिंग होती है वो वेंट्रल साइड। तो ये हमारी वेंट्रल साइड हो गई मेरी फेस की तरफ वाली, और जो बैक साइड वाली है माउथ के जस्ट अपोजिट वाली साइड, तो ये हो गई जिसको मैं बैक साइड बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बैक साइड डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के टाइम पर नहीं बोलना है। अपोजिट टू वेंट्रल इट मींस अपोजिट टू ओपनिंग ऑफ माउथ, जो साइड होगी उसको हम डॉर्सल कहेंगे, और इस डॉर्सल में हमारी बैकबोन है, इसलिए हम उसको वहां पर डॉर्सल हमारी बैकबोन की तरफ है ऐसा बोल देते हैं। ओके, तो ये होगी वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड की तरफ उनका जो है ये सिस्टम देखा जाता है, इसलिए वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, सॉलिड पूरा टिश्यू से भरा हुआ है वहां पर। ओके, लेकिन कॉर्डेट्स में जस्ट ये अपोजिट होता है। कॉर्डेट्स में ये बैक साइड में, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनता है उनके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है, और ब्रेन वाला पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाला पार्ट जो है वो हमारा क्रेनियम के अंदर बन रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्टली पार्ट किधर है, डॉर्सल साइड में। तो डॉर्सल बट हॉलो। ओके, तो हमारी नर्व कॉर्ड कैसी होती है, डॉर्सल हॉलो, और उस नर्व कॉर्ड से फिर आगे, ओके, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड जो है, तो नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, और नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनता है, बैकबोन बनती है। तो डॉर्सल हॉलो होती है हमारी,
और इसलिए हमारे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। कॉर्डेट्स में। ऐश्वर्या, आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया बेटा? यस कोई सर। फर्दर कोई डाउट है? नो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। सर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ना? हाँ, जिनमें हार्ट बनेगा, क्योंकि सब में हार्ट नहीं बनेगा, स्पॉन्जेस में हार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर? तो जिसमें हार्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो हम कॉकरोच के हार्ट के बारे में बात करेंगे, तो कॉकरोच में डॉर्सली लोकेटेड रहेगा हार्ट, जबकि कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है। ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, डिस्टिंग्विश करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। सही बोला बेटा आपने, गुड। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस्टरडे हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था डिफरेंट कैटेगरीज में। ओके, उसी तरह से आप टाइगर, कैट, रैट, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी आप आगे कर सकते हैं। ओके, कोई आपको डाउट हो तो आप वहां पर पूछ लेना बेटा, आज करके देखना, देन अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। नेक्स्ट टर्म है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड। ओके, एड मतलब हेल्प करना, कुछ हेल्पिंग। ओके, तो मेनली हेल्पिंग वहां पर कुछ प्रोसेसेस होगी या मेथड्स होगी या कुछ वहां पर हम कुछ तरीके इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि क्या होगा, टैक्सोनॉमी में हेल्प मिलेगी। ओके, तो टैक्सोनॉमिकल हेल्प्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, all those methods, processes, places, things, instruments, which help in taxonomy termed as taxonomical aids। ओके, मतलब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे ईज के लिए होते हैं कि जिससे हम अच्छे से वहां पर क्लासिफिकेशन कर सके, टैक्सोनॉमी में वहां पर हम अच्छी तरह से सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, इसके लिए होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब कुछ मेथड्स होगी या प्रोसेस होगी, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग्स होगी जिनसे कि हम, या इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे हम टैक्सोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हो। ओके, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम देख करके क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, कौन कौन से टाइप की होती है फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स अभी तक हम जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं?
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्बेरियम के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे बॉटनिकल गार्डन के बारे में। म्यूजियम्स। म्यूजियम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके पहले बॉटनिकल गार्डन, तो फिर जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट म्यूजियम के बारे में। ये भी हेल्प करेगा हमको टैक्सोनॉमी में। म्यूजियम के बाद की हाँ, की के पहले इसको हम ले सकते हैं हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, टैक्सोनॉमिकल कीज और कुछ। टैक्सोनॉमिकल कीज और सीड बैंक्स वगैरह हम नहीं लेंगे। ठीक, ये जो अब जैसे आपको दिख रहा है हर्बेरियम एक प्लेस है, बॉटनिकल गार्डन एक प्लेस है, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ये प्लेसेस है। लेकिन इनके साथ में हमने कुछ टेक्निक्स भी, मेथड भी यूज करेंगे वहां पर, इनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। और टैक्सोनॉमिकल कीज, इनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे सारे टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसेसेस जो क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करने में, सेपरेट करने में, उनको इजीली हम आसानी से उनके कैरेक्टराइजेशन कर सके, ऐसी चीजों में जो हेल्प करेंगे उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग जल्दी से, वन बाय वन डिफाइन कर देते हैं। डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फर्स्ट है हर्बेरियम। यस बेटा? सर टेक्सोनॉमिकल किसके अंडर में आएंगी, जैसे प्रोसेसेस, प्लेस, थिंग्स, इन सब में से? ये एक तरह की मेथड है, हाइपोथेटिकल मेथड ऐसा कहेंगे हम। ओके, यस सर। फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी हर्बेरियम। हर्बेरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब। हर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? Short plants. शॉर्ट प्लांट्स। गुड। हर्ब का मतलब होता है सच टाइप ऑफ प्लांट जो हाइट में छोटे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात इसको क्लियर हो जाता है कि प्लांट ही, ओके, प्लांट्स। हर्ब्स का मतलब है, जब भी हम बोलते हैं हर्ब्स, तो हर्ब्स मतलब सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी प्लांट। फिर जब हम प्लांट में तीन तरह का क्लासिफिकेशन उनके हाइट के बेसिस पर करते हैं, तो तब हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज इसमें क्लासिफाई करते हैं, ओके। लेकिन यूजुअली जब ओनली हर्ब बोला जाए तो आप पहले तो प्लांट, ये सबसे पहली जरूरत, प्लांट उसको बोला जा रहा है, ओके, जनरल टर्म्स। देन फिर उसके बाद में वो शॉर्ट, अगर वो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहा है, तो देन हर्ब्स का मतलब हो जाएगा शॉर्ट प्लांट, ओके।
प्लांट से रिलेटेड है। फिर ये जो सफिक्स आ रहा है रियम और एरियम, ओके, तो आप देखते होंगे जैसे आप पढ़ते हैं एक्वेरियम, ओके, एक्वेरियम, तो जैसे हर्बेरियम में, एक्वेरियम में, ऐसे जब यहाँ पर ये सफिक्स जनरली आ रहा है तो वो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस को, ओके। एक्वा मतलब वाटर, ठीक है, तो ऐसा प्लेस जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है और फिर आप उसमें फिर वहां पर उस एक्वेरियम में क्या क्या रख सकते हो, तो आप एक्वेटिक एनिमल्स को रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सैलिनिटी कितनी है, क्या वो फ्रेश वाटर है या सलाइन है, उसके बेसिस पर उस तरह के एक्वेटिक एनिमल्स को आप ग्रो करवा सकते हो या रख सकते हो वहां पर, ओके। तो इसका मतलब हुआ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा प्लेस जहां पर प्लांट्स है, ओके, ये आपको हर्बेरियम से क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि हर्बेरियम क्या है। तो हर्बेरियम ऐसा प्लेस होगा जहां पर प्लांट्स है, प्लांट्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग। गुड। लेकिन एक प्लांट पार्ट अगर आपको बोला जाए, ओनली लीफ, ठीक है, तो प्लांट से कोई पार्ट डिटैच हो गया, लीफ को आपने तोड़ दिया या लीफ का फॉल हो गया, एक्सीजन हो गया, फॉल होकर के नीचे गिर गई, तो अब उस लीफ को आप लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ओके। यही डिफरेंस है हर्बेरियम में और बॉटनिकल गार्डन में। बॉटनिकल गार्डन में, बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड स्टडी, ओके, क्लियर। और बॉटनिकल गार्डन, उसमें प्लांट लगाए जाएंगे अलग अलग टाइप के, तो लिविंग स्ट्रक्चर होंगे प्लांट वहां पर। लेकिन हर्बेरियम में पूरे प्लांट को नहीं लिया जाता, प्लांट के पार्ट को लिया जाता है, ओके। इट मींस यहाँ पर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को लिया जाएगा हर्बेरियम में। हर्बेरियम में पूरे प्लांट को ग्रो नहीं करवाएंगे, ये ध्यान रखना, ओके। जबकि बॉटनिकल गार्डन में प्लांट, वहां पर आपको लिविंग प्लांट्स के बारे में, जो लाइव प्लांट है वहां पर जिंदा दिख रहा है आपको ग्रो होता हुआ, उसपे फ्रूट्स आते हुए, फ्लावर्स आते हुए, नई लीव्स आते हुए, ठीक है, वो जो दिख रहा है आपको वो होगा बॉटनिकल गार्डन का वहां पर, ओके। एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना, ठीक। इसी पर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन बनते हैं कि हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन्स में डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंस इज कि हर्बेरियम में प्लांट पार्ट्स से हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमिकल रिलेटेड, ओके। हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो प्लांट कौन सा होगा जिसका हमारे पास प्लांट पार्ट है, तो उसके लिए हम हर्बेरियम में जाते हैं, ओके। लेकिन एक लिविंग प्लांट को देखना है आपको, तो आप वहां पर टेक्सोनॉमी से रिलेटेड स्टडी करना है उसकी लिविंग प्लांट की, तो आप वहां पर सीधा बॉटनिकल गार्डन जाओ, ओके। तो हर्बेरियम में नॉन लिविंग मतलब कि जो प्लांट के डिटैच पार्ट होते हैं, प्लांट पार्ट की स्टडी होती है, ओके। जबकि बॉटनिकल गार्डन में पूरे होल प्लांट, लिविंग प्लांट आपको दिखेगा। ये फर्स्ट यहाँ पर, ओके। तो हर्बेरियम क्या है, इसको डिफाइन करते हैं हम, स्टोरेज प्लेस आ गया उसमें, और उसमें भी हमने कहा स्टोरेज प्लेस, मतलब किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, और किसको स्टोर करेंगे? प्लांट पार्ट को। स्टोरेज प्लेस where plant parts are preserved का मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ जल्दी से।
conserve, क्या? प्रिजर्व, प्रिजर्व करना किसी चीज को, उसका मतलब क्या हुआ? संभाल के रखना। संभाल के रखना। बस, ठीक है। प्रिजर्व करके रखना है मतलब उसको अच्छा बना करके रखना है, जिस स्टेज में वो है उसको उसी स्टेज में लगभग बना करके रखना, ठीक है, उसको खराब नहीं होने देना, उसके लिए हम बोलते हैं प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन, यहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। जैसे आपने 9th-10th में आप बायोलॉजी की लैब में गए होंगे और वहां पर आपने कुछ वेसल्स में आपने कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को या फिर कुछ एनिमल्स को, जैसे स्नेक, रेप्टाइल को, मतलब स्नेक, या फिर आपने किसी फिश वगैरह को, ठीक है, ऐसे कुछ चीजों को आपने जो है वेसल्स में वहां पर एक फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, ठीक है, नाम दे रहा हूँ, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा होगा, ओके, है क्या कोई स्टूडेंट जिसने देखा है? Yes, sir. यस सर। गुड, ओके। तो उसमें उन्होंने क्या करके रखा है, उनको मेंटेन करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है उनको। जनरली वो एयर टाइट इसमें रखते हैं वेसल्स में, या फिर उनके अगर ओपन होगा एक एंड, उसको इस तरह से किया जाता है कि वो उसमें एयर ना जाए, ओके, जनरली एयर टाइट रहते हैं जिससे कि एयर ना जाए, और वो सॉल्यूशन उनको वैसा को वैसा मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है बहुत टाइम तक, ओके। तो बार बार उस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को बदलना पड़ता है कुछ फ्यू डेज के बाद में, ताकि वो वैसा को वैसा मेंटेन रहे वो ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्व करना, तो इसको भी हम वैसा को वैसा एक बार प्रिजर्व करेंगे पहले, तो फिर उसको पेस्ट करेंगे। प्लांट पार्ट्स आर प्रिजर्व एंड पेस्टेड after toxification, मतलब पहले उनको टॉक्सिफाई कर देंगे, टॉक्सिक मटेरियल, पॉइजन के साथ में ट्रीट करेंगे पहले, फिर उनको प्रिजर्व और पेस्ट करेंगे। ऑन अ पेपर शीट, एक पेपर की शीट पर, which is called as herbarium sheet, ओके, पेपर की शीट रहेगी, ओके। उस पेपर की, हार्ड पेपर की शीट, जैसे आपने बहुत बार प्रोजेक्ट वगैरह, कोई लाइफ साइकिल वगैरह बना करके ले जाना है आपको, कुछ वहां पर आपको मॉडल वगैरह बना करके ले जाना है, तो आपने जैसे हार्ड पेपर की शीट वहां पर ली होगी, ओके। तो उस तरह से वहां पर एक पेपर की शीट होती है, उसके ऊपर उसको पेस्ट करते हैं, टॉक्सिक करने के बाद प्रिजर्व पेस्ट कर देते हैं। उस पेपर शीट को हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट, ओके। ऑन हर्बेरियम शीट तो इसका मतलब है, अब देखो, आपको कभी कभार डेफिनेशन पूछते हैं हर्बेरियम शीट की, हर्बेरियम शीट की डेफिनेशन पूछेंगे तो एक पेपर शीट जिसके ऊपर प्लांट पार्ट को प्रिजर्व पेस्ट किया जाता है आफ्टर टॉक्सिफिकेशन, ऐसा बोलोगे। भाई अगर आपको हर्बेरियम की पूछा जाए तो हर्बेरियम मतलब प्लेस है, तो आपको लिखना पड़ेगा अ स्टोरेज प्लेस, मतलब एक जगह है, ओके। जैसे आपका घर का कमरा है, उसको भी आप हर्बेरियम बना सकते हैं, ओके, क्लियर। आप कोई बिल्डिंग है, उसको हर्बेरियम बना सकते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम एक स्टोरेज प्लेस है जहां पर हर्बेरियम शीट को रखेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर पॉइजन के साथ ट्रीट किया जाएगा, मतलब क्यों? हाँ बताता हूँ, आगे बताता हूँ, पहले तो ये इतना क्लियर हुआ क्या? ये देखो, इतना पार्ट पर फोकस करो और फिर बीच में से क्वेश्चन पूछते जाया करो जो आपको नहीं आता। तो जैसे आपने टॉक्सिफिकेशन का बोला, उसको मैं आगे डिफाइन ही करने वाला हूँ, इन सभी को कैसे हर्बेरियम शीट पर हम उसको पेस्ट करते हैं उसके बारे में। ये इतना क्लियर हुआ क्या? हर्बेरियम पूछा तो क्या कैसे आंसर दोगे, और हर्बेरियम शीट पूछा तो कैसे आंसर दोगे? Yes, sir. अब नेक्स्ट,
इनमें कुछ कुछ टर्म्स आ रही है जो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर पहले तो हर्बेरियम मतलब एक प्लेस हो गया, स्टोरेज प्लेस, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी पेपर शीट्स वहां पर, हर्बेरियम शीट्स वहां पर रखी जाएगी। हर्बेरियम शीट सभी जगह पर यूनिवर्सल साइज की होती है। तो अगर इंडिया में कोई हर्बेरियम है, नागपुर में कोई हर्बेरियम है, बन गया समझ लो, ठीक है, लखनऊ में कोई हर्बेरियम है, ठीक है, कलकत्ता में कोई हर्बेरियम है, दिल्ली में कोई हर्बेरियम है, मुंबई में है कोई हर्बेरियम, किसी भी जगह पर कोई हर्बेरियम है, तो सभी हर्बेरिया में, ठीक है, सिंगल को हर्बेरियम, यही को हर्बेरिया, सभी हर्बेरिया में एक ही साइज शेप वाली, डायमीटर वाली, मतलब एक ही साइज शेप वाली वहां पर हर्बेरियम शीट हो, ओके, फिक्स रहता है। तो स्टेटमेंट आता है आपको क्या डिफरेंट होती है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, हर्बेरियम शीट्स आर ऑफ यूनिवर्सल साइज। और यूनिवर्सल इन साइज, सेम साइज की होगी हर जगह पर, ओके। किसी भी हर्बेरियम में जाओ, कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी हर्बेरियम में छोटी है साइज वहां पर, किसी में बड़ी हर्बेरियम शीट की, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, तो कोई प्लांट पार्ट लेते हैं, ओके, जैसे उस जगह पर उसके आसपास मिलने वाले, उस हर्बेरियम के आसपास या उस वो जहां पर जिस कंट्री में है, जिस जियोग्राफिकल रीजन में है, वहां पर कितने प्लांट्स, हर्बेरियम मतलब ओनली प्लांट से रिलेटेड, ओके, जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके जितने भी मेंबर्स वहां पर मिल रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ पार्ट डिटैच करते हैं, तोड़ते हैं, या डिटैच पार्ट लेते हैं, पहले से टूटा हुआ पार्ट लेते हैं, और एक एक हर्बेरियम शीट बनाते हैं। जैसे आप भी बना सकते हैं, जैसे आपके घर के पास में मैंगो का ट्री है, ओके, तो आप भी मैंगो की हर्बेरियम शीट बना सकते हैं, या आपके पास में, आपके घर के पास में नींबू, पपाया, नीम, ऐसे अगर प्लांट्स है, तो आप सबके लिए हर्बेरियम शीट्स वहां पर बना सकते हैं। एक छोटा सा हर्बेरियम का कलेक्शन आप बना सकते हैं, एक स्टोरेज हाउस, जिसको आप हर्बेरियम नाम दे सकते हैं, ओके। तो ये हर्बेरियम शीट में आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। इसमें प्रॉब्लम, नीचे वाला ये पार्ट नहीं दिख रहा आपके इसमें, है ना बेटा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की पूरा शीट का, ये दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। नो ओके, सर। ठीक है, ठीक, इसको यहाँ से, और कहाँ तक दिख रहा है आपको? यस, यहाँ पर, यहाँ तक ही दिखेगा शायद, बस स्प्रेड बना देता हूँ देखने के लिए। ओके, ये दिख रही है अब लाइन? Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक हर्बेरियम शीट लिया, आगे की अच्छी बात है इसके चक्कर में, ठीक है। एक हर्बेरियम शीट है, कौन आया अभी? वंशिका, ओके। तो ये हर्बेरियम शीट है, समझ लो। इस हर्बेरियम शीट में कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। जैसे सबसे पहले तो जो प्लांट पार्ट है उसको हर्बेरियम शीट का राइट अपर पार्ट में फिक्स किया जाएगा, ओके। हर्बेरियम शीट का राइट अपर पार्ट, अब जैसे मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा हुआ आपके सामने, तो मेरा राइट हैंड कौन सा है जिसमें ब्लू मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है? ये मेरा राइट हैंड, ओके। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके, इसलिए जो पेपर शीट में आपको ड्रॉ करवा रहा हूँ बोर्ड पर, उसका राइट एंड किधर होगा? उसका राइट एंड होगा, राइट पार्ट होगा ये हर्बेरियम शीट का, आपका नहीं। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे लिए तो राइट ये हो गया, ओके, लेकिन हर्बेरियम शीट का राइट वहां पर आपको देखना। तो ये वाला जो पार्ट है, राइट अपर पार्ट ऑफ हर्बेरियम शीट, इसमें
इस पार्ट में आप फिक्स करोगे उस प्लांट पार्ट को। फॉर एग्जांपल आपको मिली किसी प्लांट की लीफ में, आपको पता है कि वो प्लांट कौन सा है, तो आपने उसकी लीफ ले ली। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो की लीफ मिली, तो मैंगो की लीफ ऐसे बनाते हैं। ओके, मैंगो की लीफ, मैंगो कैसी होती है, इसमें ये ड्रिप मेन वेन जा रही है, इससे अदर एसेसरी यहाँ पर वेन्स। ओके, तो लगभग ऐसी जो है वो मैंगो की लीफ वहां पर होती है। तो मैंगो की लीफ आपको मिली, आपके घर के पास में मैंगो है और उसकी एक लीफ नीचे गिरी हुई थी, तो आपको तोड़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ा, डिटैच हुई है। तो आपने उसको लिया और उसका आप हर्बेरियम शीट पर उसके लिए पूरा क्लासिफिकेशन वो पूरा रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि हर्बेरियम शीट हमको क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज होती है। हर्बेरियम शीट ओके, वो हम बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम, तो जल्दी से रेफरेंस दे देती है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर इस प्लांट का जो आपको पता है मैंगो का क्लासिफिकेशन, कोई अमेरिकन आया, कोई रशियन आया और उसको पता नहीं कि समझ लो कि ये प्लांट कौन सा है, ओके, उसको केवल लीफ मिली उसकी, तो वो जाएगा और हर्बेरियम में जाएगा और आपने जहाँ पर प्लांट की वहां पर वो उस प्लांट की लीफ को लेकर के जाएगा हर्बेरियम में और उस प्लांट शीट के ऊपर देखेगा हर्बेरियम शीट के ऊपर कि वो मैच किससे कर रहा है, जिससे मैच करेगा वो पेपर की शीट निकाल लेगा हर्बेरियम शीट और उसके ऊपर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस पेपर शीट पर लिखी हुई मिल जाएगी उसको। तो राइट अपर पार्ट में हम इसको प्रिजर्व करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी के पार्ट में उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे जो लेफ्ट अपर पार्ट है इसमें क्लासिफिकेशन, ओके, इसमें क्लासिफिकेशन होगा। मैंगो का क्लासिफिकेशन आपको आता है, किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटाइलिडनी, ओके, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंगीफेरा, स्पीसीज, क्या स्पीसीज, इंडिका। यस। तो ये आपको आता है क्लासिफिकेशन, तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखोगे। फिर उसके बाद में लास्ट में इसका कॉमन नेम लिखा जाता है, इंग्लिश नेम, ओके, कॉमन नेम मतलब इंग्लिश नेम, इंग्लिश वाला होगा। फिर उसके बाद में उसका लोकल नेम लिखते हैं, ओके, इंग्लिश नेम फिर लोकल नेम, और उसके बाद में उसके कलेक्टर नेम लिखते हैं। मतलब कलेक्टर नेम मतलब साइंटिस्ट। साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है हर्बेरियम शीट बनाने के लिए, ओके। हर्बेरियम शीट कोई भी बना सकता है, मैंने कहा ना आप भी बना सकते हैं, हर्बेरियम शीट कोई भी बना सकता है बेटा, ठीक है। छोटा सा स्टूडेंट जो है 4th-5th स्टैंडर्ड वाला वो भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। तो कलेक्टर्स ने मतलब जिसने कलेक्ट किया है इसको, जिसने कलेक्ट करके यहाँ पर प्रिजर्व करके जिसने हर्बेरियम शीट बनाई, पूरा सारी चीजें लिखी, वो कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला, ओके। तो कलेक्टर्स ने यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। तो कॉमन नेम, ट्राइबल नेम या लोकल नेम, और कलेक्टर्स नेम मतलब कि कलेक्ट किसने किया उसका नेम वहां पर। इससे उसको पता चल जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जैसे मैंगो, तो वो पहचान जाएगा अरे ये मैंगो पे लीफ है, ओके, क्लियर। उसने जो लीफ देखी या प्लांट देखा वो मैंगो का था, ओके, इससे पता चल जाएगा। फिर लोकल में उसको क्या बोलते हैं, तो आम, अम्बा, कैरी, ऐसा। तो फिर वो लोकल मार्केट में जाएगा, बोलेगा आम दो मुझे, ठीक है।
उसको पता चल जाएगा, मैंगो बोलने की बजाय वो फिर उसको प्रोनाउंस कर पाएगा। ये सारी चीजें उसको पता चल जाएगी। उसको लोकल लोगों से भी वो पूछ सकेगा इसके बारे में, कहाँ मिलते हैं, कितने मिलते हैं प्लांट, ठीक है। ये सब चीजें। और यहाँ पर फिर जो लोअर पार्ट होता है उसमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मिलती है। बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने, क्योंकि शीट ही हमने छोटी बनाई है, वो तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि क्या क्या पार्ट है, ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखा जाएगा, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, फ्रूट मिलता है तो फ्रूट में विटामिन ए अच्छा मिलता है, विटामिन ए का सोर्स मिलता है, मतलब यहाँ पर ओके। कैरोटीन, बीटा कैरोटीन ज्यादा मिलते हैं राइपन फ्रूट में। फाइबर्स अच्छे मिलते हैं, डाइजेशन अच्छा करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में वहाँ पर उसकी जो लकड़ी होती है वो ज्यादा जलने पर ज्यादा ऑक्सीजन देती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑक्सीडेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हम वहाँ पर उसके बारे में, वहाँ पर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसके, वो लिखते जाएंगे वहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक प्लांट पार्ट लेकर के उसकी हर्बेरियम शीट को देख सकता है, वहाँ पर वो मैच कर लेगा और ले जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि इस हर्बेरियम इस प्लांट पार्ट को ऐसा नहीं लगाएंगे, टॉक्सिफिकेशन होगा, फिर आफ्टर टॉक्सिफिकेशन प्रिजर्वेशन और टेस्टिंग होगा। तो टॉक्सिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा था किसी ने। टॉक्सिफिकेशन में यहाँ पर हम मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके, 1% मर्क्यूरस क्लोराइड को यूज करते हैं एज अ पॉइजनस। ओके, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी मतलब Hg, ठीक है। तो HgCl2 शायद मर्क्यूरस क्लोराइड का वहां पर फॉर्मूला होता है, ओके। तो ये पॉइजन है और ये टिश्यू को मारता है, ठीक है। ये टिश्यू को मार देता है। तो टिश्यू को क्यों मार रहे हैं यहाँ, ठीक है। आपने शायद बचपन में कुछ ऐसा किया हो कि कोई प्लांट के पार्ट, कोई लीफ वगैरह को जो है आपने नोटबुक वगैरह में रख दिया कभी, ओके, और उसको 2-4 मंथ के बाद में देखा, 1 साल के बाद में देखा, तो वहां पर उस प्लांट पार्ट का आपको केवल ऐसा स्केलेटन जैसा दिख जाता है, पूरा प्लांट पार्ट नहीं दिखता उसका पूरा। अगर वो ग्रीन रखा था तो ग्रीन नहीं दिखेगा, वो जो वेन्स वगैरह है वही दिखेगी आपको, ठीक है। और आपको उसका पूरा ऐसा स्केलेटन जैसा दिखेगा, मतलब ओनली ऐसा दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा पार्ट दिखता है कि आपको उसका पूरा जो ग्रीन पार्ट है वो लीफ का वो चला जाता है, जो फ्लैशी पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है वो चला जाता है, और उसके अंदर की वेन्स वगैरह ही दिखती है बस आपको, लाइनिंग और वेन्स, ओके। तो ऐसा पार्ट हो जाता है पॉइजनिंग के बाद। टॉक्सिक उस 1% मर्क्यूरस क्लोराइड में डीप करके रखते हैं फ्यू आवर्स तक, ताकि उसके पूरे टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा खासा उस लीफ को रखेंगे तो वैसे को वैसे लीफ को पहचान पाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि जैसे ही कोई भी लिविंग का पार्ट डिटैच हो जाता है तो बैक्टीरिया, फंजाई जो डिकम्पोज करने वाले होते हैं, ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, डिकम्पोजर्स, ये रेडी रहते हैं ऐसी चीजों के लिए, ओके। उनका वो फूड बन जाता है। जब तक वो लिविंग का पार्ट है तो लिविंग की बॉडी लड़ती रहती है बैक्टीरिया, फंगस इनके अगेंस्ट, इसलिए अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते उनकी स्किन को, उनके एक्सटर्नल सरफेस को, ठीक है, और इनके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं कर पाते। लेकिन जैसे वो डिटैच हो गया, उसका पूरा बॉडी से कनेक्शन हट गया, तो अब उनको इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं ये डिकम्पोजर, मतलब उनका खाना बन सकता है। ये खाना मतलब कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ऐसा कुछ होना चाहिए बायोमोलिक्यूल। तो अगर हम इसको पॉइजनिंग कर देंगे इसकी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचता, फिर सब खत्म हो गया, ओके। और जब खाना ही खत्म हो गया तो कोई बैक्टीरिया या फंगस इसको डिकम्पोज नहीं करेगा, इसलिए इसके आगे फर्दर इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा अगर हमने
पॉइजन में डाल दिया तो, अगर नहीं डालते तो बैक्टीरिया या फंजाई इसको पूरा चट कर जाते, आपको आधा ही पार्ट मिलता या लगभग पूरा ही खत्म हो जाता। आपने अगर डायरेक्टली लीफ को तोड़ा और पेस्ट कर दिया सीधा का सीधा यहाँ पर कि कौन पॉइजनिंग करेगा, कौन प्रिजर्वेशन करेगा, सीधा पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो कुछ डेज के बाद में आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि हम वहां पर क्विक रिफरल सिस्टम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो कलर वलर आपको छोड़ देना पड़ेगा, उसके टिश्यू छोड़ देने पड़ेंगे, बाकी उसके स्ट्रक्चर से पहचान लिया जाएगा कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके बेटा, तो जिसका पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन था उसको समझ में आया, टॉक्सिफिकेशन वाला डाउट था इसको? गुड। और किसी को कोई फर्दर डाउट तो नहीं है? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइजनिंग के बाद में इसको प्रिजर्व करेंगे और पेस्ट कर देंगे, वहां पर पिन्स की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। सर डन? यस बेटा। जैसे कि मतलब अभी प्लांट पे मतलब प्लांट लीफ पे वो डाल देते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, तो जिससे डिकम्पोजिशन नहीं होता नहीं, है। प्लांट की लीफ पर नहीं डालेंगे, अगर प्लांट के पार्ट को उसको उसके सॉल्यूशन में मर्क्यूरस क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, मतलब एक वैसा कोई एक फ्लास्क वगैरह लेंगे बेटा, ओके, कोई एक फ्लास्क वगैरह लेंगे, उस फ्लास्क में फिर मर्क्यूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे, वहां पर 1% डालना है। ओके, 1% डालना मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा 1%, मतलब 100 में 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 99 ml वाटर ले लेंगे, ऐसे में ये फ्लास्क लिया, 99 ml वाटर ले लिया, ये 100 ml है, समझ, ये 200 ml का फ्लास्क है, समझ, यहाँ पर 100 ml है। सर फिर उसका कलर भी चेंज हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली ना बेटा, उसका जो ग्रीन कलर है तो वो क्लोरोफिल के कारण है, क्लोरोफिल सेल के अंदर है, तो हम बोल रहे हैं टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी। ओके, तो क्लोरोफिल चला गया तो लीफ का कलर भी नहीं बचेगा। तो 100 ml यहाँ तक है, समझ, तो वाटर भर लेंगे हम 99 ml तक, 1 ml छोड़ देंगे बस, 99 ml तक वाटर, और 1 ml डाल देंगे मर्क्यूरस क्लोराइड का। पहले से अगर हमारे पास में ये बना हो तो वो पूरी लीफ के लिए फिर बहुत सारा यूज करना पड़ेगा हमको मर्क्यूरस क्लोराइड, इसके लिए फेज बना लेते हैं, लैब में से मर्क्यूरस क्लोराइड ले लेते हैं, उस मर्क्यूरस क्लोराइड को 1% बनाते हैं। ओके, 1%, सेंट मतलब 100, 100 में 1। ओके, तो 100 में वो 1 है तो बाकी का रिमेनिंग 99 है। वाटर ले लिया 99 ml और 1 ml डाल दिया उसमें मर्क्यूरस क्लोराइड, तो ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर 1% मर्क्यूरस क्लोराइड और पूरा 100 ml बन जाएगा। अब इसमें आप लीफ को आसानी से डीप करके रख सकते हो, पूरा डुबो करके रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और प्रॉपर वहां पर डीप आसानी से हर एक जो प्लांट पार्ट लिया है आपने, लीफ या कोई भी प्लांट पार्ट, वो पूरा उसमें डुबो जाएगा या फिर पूरे के पास में पॉइजन कांटेक्ट में आएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? सर जैसे प्लांट्स लीफ को कंजर्व किया जाता है, वैसे ह्यूमन बॉडी को भी कंजर्व किया जाता होगा। देखो बेटा, प्रिजर्वेशन, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, मैं आंसर देता हूँ। कामाक्षा बेटा, आपका माइक ऑन है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके गुड, आपने ही कर लिया, गुड। हाँ, तो क्वेश्चन है कि क्या प्लांट पार्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं तो एनिमल पार्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हमने कहा कि किसी को भी प्रिजर्व करने की अलग अलग टेक्निक या प्रोसीजर हो सकती है कि जिससे कि वो प्रिजर्व हो सके, ज्यादा दिनों तक उसको रखा जा सके। जैसे हम सीड को प्रिजर्व करते हैं सीड बैंक में, ब्लड को कुछ दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाहर, है ना, ब्लड डोनेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि ब्लड डायरेक्टली किसी को चढ़ा ही जा रहा हो, वो ब्लड पाउच में कलेक्ट करके कुछ दिनों तक रखा भी जाता है ब्लड बैंक में। ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए वहां पर सोडियम ऑक्सलेट वगैरह के क्रिस्टल डाले जाते हैं,
ओके, ETDA डाला जाता है या फिर इथिलीन डायमीन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ऐसा कुछ उसका ये है, मुझे फिलहाल उसका पूरा फुल फॉर्म नहीं आ रहा, इथिलीन, ओके, EDTA शॉर्ट फॉर्म उसका ये है, EDTA। तो सोडियम ऑक्सलेट या EDTA इनको डाला जाता है और ये फिर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, तो इनके थ्रू ब्लड का प्रिजर्वेशन कम टेम्परेचर पर वहां पर करते हैं। तो कुछ क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर किसी चीजों को रखा जाता है, जैसे कि एग, ओवा मतलब स्पर्म्स, ठीक है, तो इसके लिए अलग से एग बैंक वगैरह वहां पर बनाई जाती है। तो ऐसे अलग अलग प्रिजर्वेशन होते हैं। अब किसी प्लांट पूरे पार्ट को या एनिमल के पार्ट को प्रिजर्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिजर्व करके पेश किया, लेकिन पहले उसका टॉक्सिफिकेशन कर लिया है, मतलब वो ऐसा नहीं प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके टॉक्सिफिकेशन के बाद में प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट दिखेगा, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लैब में फॉर्मेलिन के हेल्प से जो कुछ दिनों तक प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल को, पूरे होल एनिमल को, ठीक है, लेकिन जितना उसका पार्ट होगा, डिटेच होगा वो पूरी बॉडी से, तो उसमें जो कट्स है उसके कारण वो एनवायरनमेंट के जल्दी कांटेक्ट में आएगा और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस और जल्दी होगी, ओके, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जल्दी होगी, ओके, आया समझ में बेटा? यस सर। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए किसी भी प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट को हम फ्यू डेज तक ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पूरी बॉडी हो तो उसको अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉडी का पार्ट डिटेच हुआ है, कट हुआ है, तो उसको ज्यादा देर तक प्रिजर्व करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ओपन एंड है, आसानी से जो है उसके टिश्यू वगैरह ब्रेक हो चुके हैं, इसलिए डिकम्पोजर जल्दी एक्ट कर सकते हैं उसके कांटेक्ट। तो एनिमल पार्ट्स को ज्यादा दिनों तक हम प्रिजर्व नहीं करके रख सकते। कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन या टेक्निक्स यूज की जाती है जिससे कि फ्यू डेज, फ्यू मंथ तक किसी बॉडी को या किसी पार्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो एक सिंगल सेल निकाली है, उसको अलग से टेक्निक पता है एक सिंगल सेल की, जैसे कि स्पर्म बैंक, ओवा बैंक, एग बैंक जैसे हम बोल रहे हैं, उनके लिए अलग से टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू उनको सिंगल सेल को जो है वो प्रिजर्व करके बहुत सारे सालों तक, ईयर्स तक रखा जा सकता है, ओके, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब हम मिलते हैं कल। हर्बेरियम के बाद में हम पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में, ओके, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Excuse me, sir. Excuse me, sir. क्या बेटा? सर मुझे कुछ पूछना है। बेटा आपकी अभी दूसरी क्लास का और मेरी भी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से पूछो बेटा। कल मॉर्निंग या फिर सर, ऐसा अगर- क्लास खत्म होने के बाद। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम कोई बॉडी का पार्ट जो प्रिजर्व करे वो किसी ऐसे सब्सटेंस में रखे जिससे कोई फंगी या बैक्टीरिया उसको अटैक ना कर सके, तो ऐसा हो सकता है क्या? बेटा ऐसा वो preserve अभी रहे तक अच्छे से। 100% पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम ऐसा कोई इन्वायरमेंट बना सके कि दूसरी सेल्स अफेक्ट ना करे और हमारी सेल्स बच जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा कोई केमिकल बनाएंगे कि कोई दूसरी सेल्स को हम किल कर दे तो वो हमारी सेल का भी तो डिटोरिएशन करेगा ना, हमारी सेल्स को भी तो डिस्ट्रॉय करेगा ना वो, ओके।